लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपके लिए पढ़ाया था खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गाइस खाद एवं उर्वरक क्या है, क्या उसे क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं, उसमें अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं इनके अंतर। जो अपने इधर साइड है वो उर्वरक के है और एक खाद है। जो इनके बीच में जो अंतर है हम उनको पढ़ेंगे। पहला इसमें जो अंतर है यह एक मानव निर्मित लवण है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपके लिए बताया था पिछली वीडियो में, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जिसको फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के विघटन से बनता है। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपके लिए कि खाद एक जैविक पदार्थ है जिसका अपघटन की प्रक्रिया से बनता है या विघटित होकर बनता है और ये खेतों में बनाया जाता है। दूसरा, यह फैक्ट्रियों में बनता है जो मैंने बताया था आपके लिए। और दूसरा इसमें खाद में दूसरा है, यह खेतों में बनाया जाता है। और इसमें तीसरा है जो इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ये उर्वरक होता है उसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। और इसमें खाद में तीसरा है, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। जो खाद में ह्यूमस होता है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अपना ये चौथा पॉइंट है, इसमें पादप पोषक जैसे कि एनपीके प्रचुरता में होते हैं, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एनपीके। गाइस दोबारा से याद कर लीजिए, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। उर्वरक में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। और इसमें पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी उर्वरक की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं इसमें खाद में पोषक तत्व। तो गाइस मैं इनको एक और बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक और बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला अपना पॉइंट है जो उर्वरक का है, यह एक मानव निर्मित लवण है। और खाद में जो पहला पॉइंट है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के विघटन से बनता है। खाद उर्वरक में जो दूसरा पॉइंट है यह फैक्ट्रियों में बनता है। और खाद में जो दूसरा पॉइंट है यह खेतों में बनाया जाता है। और उर्वरक में जो तीसरा पॉइंट है इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। और खाद में तीसरा पॉइंट है इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है इसमें पादप पोषक जैसे एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम प्रचुरता में प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, कैल्शियम नहीं सॉरी पोटेशियम, ये प्रचुरता में प्राप्त होते हैं। इसमें पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, खाद के लाभ। हम पढ़ेंगे खाद के लाभ। अभी हमने पढ़ा था उर्वरक एवं खाद में अंतर, अब पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक है खाद के लाभ। तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं जिसको मैं पढ़ूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। और एक गाइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम खाद का उपयोग करते हैं फसल के लिए तो जिससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है, यानी कि जल अवशोषित करने की क्षमता होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। और इससे जब फसलों में खाद दिया जाता है तो इससे मिट्टी भुरभुरी और एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। यानी कि गैसों का आवागमन आसानी से किया जा सकता है, सरलता रूप से किया जा सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब हम जैविक खाद का उपयोग फसलों के लिए करते हैं तो जिससे जो किसान का मित्र होता है, जो जीवाणु केंचुआ होता है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे वे ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और इससे जब हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो जिससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो गाइस ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। एक बार में दोबारा समझ में आ जाएगा और ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट है हमारा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। हमारा दूसरा पॉइंट है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। और इसका तीसरा पॉइंट है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इसका जो चौथा पॉइंट है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो गाइस हम आगे जानते हैं सिंचाई क्या है। तो गाइस आप सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करता है। तो गाइस आप सब जानते हैं कि जब हम किसी फसलों में पौधों में जल देते हैं तो वह मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके अंदर जो पौधे एवं फसल होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है। उनके साथ साथ खनिज लवण एवं पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लिया जाता है। आप जानते हैं कि गाइस जैसे कि पेड़ पौधे एवं फसलों में
लगभग 90% मात्रा होती है जो जल की ही होती है, जिसके कारण वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए हम सिंचाई की परिभाषा की ओर चलते हैं। सिंचाई की परिभाषा क्या है, सिंचाई है क्या है, तो ये पढ़ते हैं अपन। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी एक निश्चित अंतराल होता है, एक समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत हमको जो जल देने की प्रक्रिया है वो देनी पड़ती है। खेत में जल देना ही पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों में जल अधिक देने की अधिकता हो जाती है, जिससे कि गर्मियों में पता है आपको सूर्य की किरणें एवं गर्मी इतनी तेज पड़ती है जिससे जल अवशोषित होकर भाप बनकर ऊपर बादलों में चला जाता है। इसलिए फसलों में जल की अधिकता देने की जल अधिक देने की आवश्यकता पड़ जाती है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस एक और बार रिपीट करता हूँ मैं सिंचाई की परिभाषा को। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं जिसके द्वारा हम फसलों को जल की प्राप्ति करा सकते हैं। तो हमारे ये कुछ इसमें उदाहरण दे रखे हैं, मैं उनको आपके लिए बताता हूँ। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि के द्वारा फसलों के लिए सिंचाई के जल की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए कुएं के भी द्वारा भी जल की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है। जलकूपों के द्वारा भी किया जा सकता है, तालाबों के द्वारा भी किया जा सकता है, झील, नदियां, बांध, नहर आदियों के द्वारा किया जा सकता है। और हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई के परंपरागत तरीके। सिंचाई करने के कौन कौन से जो प्राचीनतम तरीके हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जो प्राचीन समय में किसान जब खेती करते थे, जब उस समय आधुनिक तकनीकी नहीं मौजूद थी, इसलिए वह इन परंपरागत तरीकों का यूज करता था। इसमें पहला है मोट यानी गिरनी। वह मोट का यूज करता था फसल में जल देने के लिए। और दूसरा है इसमें चेन पंप। वह चेन पंप का भी यूज करता था फसल में जल प्राप्ति के लिए। और तीसरा है डेगली, इसका भी यूज करता था। और चौथा है रहट यानी अत्तोलक तंत्र। रहट को हिंदी में शुद्ध हिंदी में इसकी है जो है अत्तोलक तंत्र। तो भाई ये 1, 2, 3 टॉपिक है, मैं इनको दोबारा रिवाइज करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, अब की बार में समझ में आ जाएगा। अगर किसी को पहले समझ में नहीं आया जो मैंने बताया था, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से इसके उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा सकता है। सिंचाई किसे कहते हैं, इसके उदाहरण बताइए। तो इसके कुछ उदाहरण है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि। और सिंचाई के परंपरागत तरीके हैं मोट गिरनी, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है डेगली, चौथा है रेहेड या छिड़काव तंत्र। तो ड्रिप तंत्र के बारे में जानते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। जिस विधि में जल सीधे बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है उसे क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। जो फलदार पौधे होते हैं या बगीचे वृक्ष जो छांव देने के लिए होते हैं उनमें पानी देने का यह सबसे सर्वोत्तम तरीका है। इसका जो तीसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इससे जल व्यर्थ नहीं होता है। इससे जिस हम ड्रिप तंत्र का यूज करते हैं जिससे जल व्यर्थ नहीं होता है। यह कम पानी वाली जगहों में जिसमें कम पानी की वे क्षेत्र जिसमें जल की कमी पाई जाती है उनमें यह सबसे सर्वोत्तम तरीका है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यानी कि ये जल की कमी वाले क्षेत्र जिसमें जल की कमी है उनके लिए एक वरदान है, यानी कि बहुत अधिकता देने वाला तंत्र है। यानी कि इस विधि के द्वारा हम जल की काफी बचत कर सकते हैं। तो गाइस इस विधि में जल की बूंद बूंद करके किस प्रकार डरती है, बूंदें पहुंचती हैं। तो गाइस जब हम फसल उगाते हैं तो उससे पहले, जब फसल उगाने से पहले खेतों में पाइप बिछा दिए जाते हैं जो कि एक मेन पाइप से जुड़े होते हैं, जो कि सप्लाई वाले पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल सप्लाई शुरू की जाती है तो वह बूंद बूंद करके पानी जड़ों में गिरता है, जिससे पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। यह विधि सर्वोत्तम है। तो गाइस मैं इसको दोबारा से रिवाइज करता हूँ। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सबसे सर्वोत्तम तरीका है। कोई पूछ सकता है कि किसके लिए, क्या कौन से पौधे हैं उनके लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका है। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सबसे मैं इसे दोबारा रिवाइज कराता हूँ इस पॉइंट को दोबारा से। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल
बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सबसे सर्वोत्तम तरीका है। जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे जल व्यर्थ नहीं होता है। और जो लास्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो गाइस आज के लिए वीडियो खरपतवार से सुरक्षा करनी है, सुरक्षा के बारे में बताएंगे। तो इसमें कुछ पहले तो हम खरपतवार की परिभाषा जानते हैं। खरपतवार की परिभाषा मैंने लिखी हुई है, देखो गाइस आप ध्यान से समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। कुछ अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, यानी कुछ अवांछनीय पौधे होते हैं, अनचाहे पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगाते हैं, यानी फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहते हैं, इन अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट है जो इसी से बनता है, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। और इसका अगला पॉइंट है, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। यानी खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम जो समय होता है, उनमें पुष्पण यानी जब उसमें पुष्प उत्पन्न होता है और उनमें बीज बनता है, उन बनने से पहले उनको हटा देना चाहिए, उनको उखाड़ कर उनको काट कर फेंक देना चाहिए। जो हमारा अगला पॉइंट है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी रसायनों का उपयोग करके भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। तो गाइस खरपतवार के बारे में बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने बताया, फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। तो गाइस खरपतवार को हटाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका होता है पुष्पण एवं बीज बनने के समय। पुष्पण एवं बीज बनने के समय हमको उनको जड़ के सहित काट कर फेंक देना चाहिए या उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और वह तपती हुई धूप में जब हम वह काट कर या उखाड़ कर फेंक देते हैं तो वह मुरझाकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि फसल को कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम इनको नहीं हटाते हैं तो ये विषैले रूप हो जाते हैं, जिससे पशुओं एवं हमारे लिए हानिकारक होते हैं जो फसलों की निराई करते हैं। तो गाइस इनको खरपतवार को हटाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका पुष्पण एवं बीज बनाने से पहले हटा देना चाहिए। इनको खरपतवार को हम रसायनों के उपयोग से भी हटाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था 2,4-D। मगर इसका उपयोग से हमें फसलों के लिए कोई नुकसान नहीं होता, बट इसका उपयोग हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इससे किसानों के स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता है, जिससे कि वह बीमार हो सकता है। तो गाइस जब हम खरपतवार नाशी 2,4-D का छिड़काव करते हैं, तब हमको किसान को हाथ में ग्लव्स एवं मुंह पर कुछ कपड़े से बांध देना चाहिए, ताकि उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो गाइस इस टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, ताकि आपको कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो दोबारा, खरपतवार की से सुरक्षा। कुछ अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। जो लास्ट पॉइंट है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी 2,4-D कहते हैं। अगर खरपतवार को नहीं हटाते हैं तो जो हमारे जल अवशोषण एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जो फसल की जल अवशोषण एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कमियां आती है, उनमें ये बाधा डालते हैं। इसलिए हमको खरपतवार का नाश कर देना चाहिए। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इनको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। हमारा पहला पॉइंट है कटाई। फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाती है। यानी कि जब फसल पक जाती है, यानी कटी हुई फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाती है। यानी फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाती है। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, कटाई। जो कि जो चैप्टर है, जो चैप्टर का एंड हो चुका है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं इनको आपके लिए बता रहा हूँ। जो मोस्ट टॉपिक है उनमें से कुछ बिंदुओं चार्ट के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। तो हमारा पहला है कटाई। फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाथ के द्वारा कटाई की जाती है एवं एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। यानी फसल को काटने के लिए हाथ के द्वारा भी कटाई की जाती है, जिसको खुरपे एवं दराती आदि से काटा जाता है, एवं मशीन का भी उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इसका जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फसल को बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कटी हुई फसल को फसल से बीजों एवं दानों, जो इनमें बीज होते हैं उनमें से दानों को अलग करना, भूसे से अलग करना। बीज और दानों जो बीज होते हैं उनको भूसे से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। एंड हमारा अगला टॉपिक है भंडारण। भंडारण क्या है?
जब फसल पक जाने के बाद उनको सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए एक भंडारित क्षेत्र किया जाता है, जिससे चूहे एवं कीटों से बचाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने लिखा है, बीजों को कीड़ों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। यानी इनसे कीटों एवं कीड़ों एवं चूहों एवं आदि सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए भंडारण सबसे आवश्यक है। भंडारण जब किसानों द्वारा जब भंडारित किया जाता है तो कुछ किसान उसमें नीम की पत्तियां डालते हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीव एवं चूहे उनके जो फसल है उनका नुकसान ना कर सके। और रासायनिक पदार्थ का भी यूज किया जाता है जिससे कि उनमें कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव एवं कीड़ों को सुरक्षित किया जा सके। हमारा अगला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, पशुपालन, जंतुओं से पशुपालन। ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, लेकिन वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने लिख दी है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। यानी पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जैसे कि गायों का, भैंसों का, मुर्गियों का आदियों का पशुपालन किया जाता है, उनसे ही खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कटाई, फसल को पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथ के द्वारा कटाई की जाती है एवं मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है, कटी हुई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसका जो आखिरी एंड का टॉपिक है, भंडारण, बीजों को कीड़ों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। और जो पशुपालन, जंतुओं से पालन है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर लेकर, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो ताकि कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। हमारे 2 सर हैं, कृष्णा सर एवं सूरज सर की क्लासेस अपलोड हो रही हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, जाकर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों एवं रिलेटिव्स को बताएं ताकि वीडियो अपलोड होने